अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स की प्रॉपर्टीज के बारे में। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं। और सबसे फर्स्ट मैंने ली है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक अम्लों के भौतिक गुण। ओके, तो देखो नंबर 1 है कि C1 से लेके C10 तक के जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं वो कैसे हैं? कलरलेस लिक्विड्स, रंगहीन द्रव। जो हायर मेंबर्स हैं वो कैसे हैं? वैक्सी सॉलिड, उच्च सदस्य मौन के समान ठोस। ओके, सेकंड पॉइंट है कि C1 से लेके C3 तक के जैसे कि फॉर्मिक एसिड, एस्टिक एसिड या इससे प्रोपियोनिक एसिड, इनमें पंजेंट ओडर होती है, एग्जिकर गंध, बट हायर मेंबर्स आर ओडरलेस, गंधहीन होते हैं। ओके, नेक्स्ट थर्ड है कि लोअर मेंबर्स अप टू C4 मींस फॉर्मिक एसिड, एस्टिक एसिड, इस तरह से ब्यूटेरिक एसिड तक ये वाटर सॉल्युबल है। रीजन है COOH की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है मींस हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन होती है, वो हाइड्रोकार्बन चेन मींस एल्काइल ग्रुप की हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन से कहीं ज्यादा इफेक्टिव है और वो वाटर सॉल्युबल रहते हैं। समझ गए बच्चों कि C4 तक के जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं वो जल में घुलनशील हैं। रीजन है COOH ग्रुप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर के साथ जो होती है, इसके कारण जो हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन है वो एल्काइल ग्रुप मींस हाइड्रोकार्बन चेन की हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन से ज्यादा इफेक्टिव है, जल विरोधी क्रिया से ज्यादा प्रभावी है और ऐसे में वो घुलनशील है। बट हायर मेंबर्स जो होते हैं फिर एल्काइल ग्रुप जो होती है हाइड्रोकार्बन चेन, उसका हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कहीं ज्यादा इफेक्टिव होता है और वो सॉल्युबिलिटी को डिक्रीज करता है। और जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप या हाइड्रोकार्बन चेन बढ़ती है सॉल्युबिलिटी लगातार क्या होती जाती है? डिक्रीज होती है। ओके, तो HB के कारण निम्न सदस्य पूर्ण रूप से विलय है C4 तक, किंतु उच्च सदस्य इससे आगे वाले जल में अवलेय हैं क्योंकि उनमें जल विरोधी क्रिया मिलती है। फिर आता है कि अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो आप देखोगे कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं वो जितने भी फंक्शनल कंपाउंड्स हैं मींस अल्कोहल्स, अमाइंस, एल्डिहाइड, कीटोन्स, एल्काइल हैलाइड, इन सब से कहीं ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट रखते हैं। रीजन है COOH में एक डबल S हाइड्रोजन बॉन्डिंग होना। एक COOH ग्रुप जो है इस तरह से दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है और एक डाइमर बन जाता है, और डाइमर इतना स्टेबल है कि इनकी वेपर फेज तक बना रहता है। और यही रीजन है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इनके जो बॉइलिंग पॉइंट है वो काफी हाई होते हैं। समझिए बच्चों कि सभी कार्बनिक यौगिकों में सबसे ज्यादा क्वथनांक इन्हीं का होता है। रीजन है मॉलिक्यूल्स के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होना मींस द्विलक बनाए रखना। तो यहां तक अब देखो बच्चों, अगर हम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स की बात करें जैसे कि ये है हमारा सक्सीनिक एसिड, तो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के जो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड से कहीं ज्यादा होते हैं। रीजन क्या है कि एक ही मॉलिक्यूल में दो COOH ग्रुप होना, और ये दो COOH ग्रुप जो है ये और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। और यही रीजन है कि जो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड से कहीं ज्यादा होते हैं। जस्ट ऐसा ही अगर हम ये एक मॉलिक्यूल देखें डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ये है हमारा फ्यूमेरिक एसिड और ये है मैलेइक एसिड, तो आप देखोगे इसमें दो COOH अपोजिट डायरेक्शन में है, जिससे इसमें होता है इंटरमॉलिक्यूलर HB, जबकि इसमें क्या होता है? इंट्रा मॉलिक्यूलर HB। तो इसके रिस्पेक्ट में इसका बॉइलिंग पॉइंट कहीं ज्यादा है। अगर हम ये कहें कि ये 1 मॉलिक्यूल है सेकंड है, तो 1 मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट सेकंड से कहीं ज्यादा है। तो इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग सीधा सा है, इनके हाई बॉइलिंग पॉइंट का रीजन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इनकी वाटर सॉल्युबिलिटी ज्यादा होने का रीजन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, तो यहां तक बात समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। अगर हम एक फॉर्मिक एसिड को देखें तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में ये बॉन्ड एंगल्स हैं 124, 125, 111 डिग्री, OH होता है 106 डिग्री, ये है इनके बॉन्ड एंगल्स। ओके, और अगर हम इनकी बॉन्ड लेंथ देखें तो ये है 1.23 एंगस्ट्रॉम, 1.10 एंगस्ट्रॉम, 0.97 एंगस्ट्रॉम और ये है 1.32 एंगस्ट्रॉम।
आप देखोगे जब ये कार्बोक्सिलेट आयन में चेंज हो जाएंगे, ये है, तो ये जो बॉन्ड लेंथ होती है ये और ये बॉन्ड लेंथ सेम होगी, इसमें फिर कोई चेंज नहीं आता, क्योंकि कार्बोक्सिलेट आयन बनने में ये दोनों के बीच में इस तरह का रेजोनेंस आता है कि ये बॉन्ड लेंथ बिल्कुल सेम हो जाती है। बट अगर हम फॉर्मिक एसिड या किसी भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप की ये बॉन्ड लेंथ डबल बॉन्ड है और ये है सिंगल, तो ये कम और ये क्या है ज्यादा। बट अगर कार्बोक्सिलेट आयन की बॉन्ड लेंथ की बात करें तो इन दोनों की बॉन्ड लेंथ बिल्कुल सेम आएगी और ये रेजोनेंस का इफेक्ट है। तो यहां तक आप समझ गए होंगे, इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप की एसिडिटी के बारे में, या हम ये कहें कि एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप या कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लीयता। समझ गए बच्चों, अम्लीय गुण जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस हैं जो आते रहते हैं। ओके, तो हम इसके बारे में पहले डिस्कस करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट का इफेक्ट्स देखेंगे, किस तरह से एसिडिटी चेंज होती है वो। तो देखो बच्चों, जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसकी एसिडिटी का मेन रीजन है रेजोनेंस इफेक्ट। इस इफेक्ट में जो OH ग्रुप है उसका लोन पेयर COO ग्रुप के कार्बोनाइल ग्रुप की तरफ शिफ्ट होता है और ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और यही पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन मींस हाइड्रोजन को प्रोटॉन के फॉर्म में रिलीज होने में हेल्प करता है। और जो कार्बोक्सिलेट आयन बनता है वो रेजोनेंस इफेक्ट और टू इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स, इनके स्टेबिलिटी के कारण ये जो है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप से कहीं ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, और यही रीज़न है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप अपना प्रोटॉन रिलीज करके और ज़्यादा क्या हो जाता है, एसिडिक होता है। तो मैं यही लिख रहा हूँ कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज एसिडिक इन नेचर ड्यू टू रेजोनेंस which helps in release of hydrogen as a proton and resulting carboxylate ion which stabilized by resonance. Okay, thus the acidity of COOH group is due to powerful resonance stabilization of anion than CH group, COOH group. समझ गए बच्चों कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप की जो अम्लीयता का कारण है वो है अनुनाद। अनुनाद के कारण ऑक्सीजन में धनावेश आता है, प्रोटॉन निकल जाता है बहुत इजी गोइंग, और जो कार्बोक्सिलेट आयन बनता है वो रेजोनेंस इफेक्ट के अनुनाद के कारण ज्यादा स्टेबल होता है, किसके रिस्पेक्ट में, COOH के। और यही रीजन है कि कार्बोक्सिलेट ग्रुप क्या हो जाता है, एसिडिक नेचर होता है। देखो मैं इसको आपको पूरा डायग्राम से समझाता हूँ। उसका रेजोनेंस इफेक्ट आपको इतनी थ्योरी नहीं भी याद है, आप केवल उसका रेजोनेंस दिखाते हैं और उसको डिस्कस करते हैं तो भी आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। कार्बोक्सिलेट ग्रुप की एसिडिटी का रीजन पूछा जाता है तो वो है रेजोनेंस इफेक्ट। ओके, और कार्बोक्सिलेट आयन के टू इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर जो है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के डाइपोलर स्ट्रक्चर से कहीं ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो यहां देखें आप, देखो ये है हमारे पास COOH ग्रुप। ओके, ऐसा यहां पर प्लस N इफेक्ट इस लोन पेयर का यहां पर इस तरह से शिफ्ट होगा तो ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाता है, तो यहां हो जाता है OH डबल बॉन्ड OH, और यहां क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। अब ये क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज जैसे ही आया तो इसने प्रोटॉन को रिलीज कर दिया, तो ये जो बना ये तो हो गया डाइपोलर कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और ये कैसा है, लेस स्टेबल। ओके, अब यहां से क्या होगा कि प्रोटॉन रिलीज हो जाएगा बच्चों, ऐसे प्लस H, तो यहां क्या आ गया, एसिडिक नेचर। अब ध्यान रखें कि ये फ्री नहीं होता, कोई बेसिक ग्रुप अगर आता है, मींस हम यहां ये कहें कि ये है B, यहां पर बेसिक ग्रुप, ये क्या आ गया, हम उसको और अच्छी तरह से इस तरह समझें कि यहां पर एक बेस आया तो इसने इस प्रोटॉन को रिलीज कर दिया, O- डबल बॉन्ड, और यहां पर ये माइनस प्लस BH, तो यहां पर आप देखते हैं कि ये है एसिडिक नेचर। ये जो होता है कार्बोक्सिलेट आयन, ये क्या बन गया बच्चों, ये है कार्बोक्सिलेट आयन। अब ये कार्बोक्सिलेट आयन जो होता है एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर और बनाएगा, कैसा कि यहां डबल बॉन्ड और यहां माइनस, मींस ये इधर तो यहां शिफ्ट हो जाएगा। तो ये जो दो हैं इनको बोलते हैं इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर।
समझ गए ना। और इनका जो हाइब्रिड बना वो हो जाएगा O और O, और यहां जो अब चार्ज बचा वो कितना बचा, -1/2। तो ये जो चार्ज है, चार्ज नॉट सफिशिएंट फॉर एक्सेप्टिंग प्रोटॉन फ्रॉम BH। ये BH से अब ये एक्सेप्टिंग के लिए सफिशिएंट नहीं है इसका चार्ज, और यहां पर ये जो है स्टेबल हो जाता है, स्टेबल, मोर स्टेबल। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में ज्यादा स्टेबल है बच्चों, इसके। तो ये जो कार्बोक्सिलेट ग्रुप बना ये डाइपोलर होता है, लेस स्टेबल। प्रोटॉन निकलने के बाद जो कार्बोक्सिलेट आयन बन रहा है वो इस डाइपोलर कार्बोक्सिलिक ग्रुप से कहीं ज्यादा स्टेबल है, और यही रीजन है कि COOH जो ग्रुप है वो प्रोटॉन रिलीज कर देता है। ये प्रोटॉन रिलीज होता है और बेस से अगर जुड़ जाता है तो फिर ऐसे में हम ये कहेंगे कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप एसिडिक नेचर शो कर रहा है। अब इसमें इस तरह से रेजोनेंस होता है, नेगेटिव चार्ज दोनों ऑक्सीजन में डिस्ट्रीब्यूट होता रहता है। ऐसे में जो क्वांटिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन में वो कितनी हो गई, -1/2, मींस 1 - 2 ऑक्सीजन में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है नॉट सफिशिएंट टू एक्सेप्ट प्रोटॉन फ्रॉम BH, अब BH से प्रोटॉन निकलना टफ हो जाएगा। और यही रीजन है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप कैसा हो जाता है, बेसिक नेचर का। मींस अगर हम ये कहें कि COOH और यहाँ OH आ गया तो ये COO और ये क्या बन गया, H2O, तो केवल रिएक्शन इस डायरेक्शन में चलेगी, ये है। तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, मींस इस एसिड के रिस्पेक्ट में कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, तब ऐसे में कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो ज्यादा एसिडिक नेचर शो करता है। तो यहां तक आप बात समझ गए होंगे। अब हम आ जाते हैं कि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इसकी एसिडिटी में ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एसिडिटी को, COOH ग्रुप की एसिडिटी को चेंज कर सकते हैं, इफेक्टेड कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, इंक्रीज। वैसे भी मैंने इस एसिडिटी को, कार्बोक्सिलिक ग्रुप की एसिडिटी, या हम ये कहें कि एसिडिक नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनको कंप्लीट डिटेल में दिया है मैंने GOC का एक पार्ट में। यहाँ मैं दोबारा डिस्कस कर देता हूँ, आपको रिवाइज हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स, ठीक है, अफेक्टिंग ऑन एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। समझ गए बच्चों कि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसकी एसिडिटी में कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनसे एसिडिटी इंक्रीज या डिक्रीज होती है। तो इतना सा ध्यान रखना है आपको, देखो कि जो एसिडिटी ऑफ COOH ग्रुप, ये जो है ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द -I इफेक्ट, -M इफेक्ट, ओके, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी ऑफ ग्रुप, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा +R, ठीक है, +M इनकी। यह सीधा सा है कि एनी फैक्टर which increase stability of COO minus group, increase acidity। ध्यान समझ गए बच्चों कि ऐसा कोई भी समूह जो COO माइनस आयन के स्थायित्व को बढ़ा, ये अम्लीयता को बढ़ाता, इतना सा ध्यान। ऐसा कोई भी फैक्टर जो COO माइनस आयन के स्थायित्व को बढ़ा दे वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप की मतलब है कहें कि एसिडिटी को बढ़ाएगा। समझिएगा। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल की जो एसिडिटी है, अम्लीयता, ऋणात्मक I प्रभाव, ऋणात्मक M, या हम इसी को R भी बोलते हैं, इस प्रभाव से बढ़ेगी और +I या +R से डिक्रीज होगी। इसके अलावा आप देखोगे SIR इफेक्ट होता है, इससे भी बढ़ती है। अगर हम बेंजोइक एसिड में जाएंगे तो हम देखेंगे SIR इफेक्ट, ऑर्थो इफेक्ट। ये एक ऐसी
ऐसे इफेक्ट हैं जो एसिडिटी को इंक्रीज करेंगे। ये होते क्या है, इनके बारे में मैंने पहले ही पूरा डिस्कस कर दिया है अच्छे खासा। ओके, तो इनके बारे में आप वहां से भी SIR इफेक्ट, ऑर्थो इफेक्ट पहले देखें, आप बहुत अच्छे से समझ जाओ। तो देखो शॉर्ट में अगर हम ये कहें कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर जुड़े हैं तो COO- जो होगा उसकी जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। तो ये जो ग्रुप है इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ COO group and increase acidity of COOH। समझ गए बच्चों कि जो इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है ये क्या करते हैं, ये जो ग्रुप हैं ये COO आयन के स्थायित्व को बढ़ाते हैं, जिससे ठीक है COOH की अम्लीयता बढ़ती है। अब जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ये कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि हैलाइड है, समझ गए ना, NO2 है, SO3H है, COX है, COR है, इस तरह के जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, सीधा है, वो ग्रुप अगर जुड़े हैं तो वो कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे और ऐसे में एसिडिटी इंक्रीज होगी। और जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ऊपर से बढ़ा देते हैं। समझ गए कि यहां पर और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, मतलब ये क्या करते हैं इंक्रीज, हम ये कहें कि डिक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ COO- and decrease acidity। समझ गए कि जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है बच्चों वो कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेंगे तो एसिडिटी डिक्रीज होगी। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इनकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे तो एसिडिटी इंक्रीज होगी। मतलब सीधा सा है कि जो स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी तो एसिडिटी इंक्रीज होगी, स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी तो एसिडिटी भी डिक्रीज होगी। डिक्रीज इंक्रीज। ओके, अब देखो अगर हम कुछ ग्रुप्स के बारे में देखें कि कहाँ एसिडिटी इंक्रीज हो रही है, कहाँ डिक्रीज हो रही है और किस बेस पर आपको कार्बोक्सिलिक ग्रुप की एसिडिटी को एक्सप्लेन करना है, तो आप देखोगे कि यहाँ पर सपोज HCOOH, फिर यहाँ पर आप CH3COOH ले लें, फिर CH3CH2COOH ले लें, फिर यहाँ पर CH3CH3CHCOOH ले लें, फिर CH3CH3CH3COOH ले लें। तो ये है प्लस आई इफेक्ट वाले, आप देख रहे हैं यहाँ +3 है। और मैंने भी आपको बताया है कि यहाँ जो एसिडिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी प्लस आई इफेक्ट। इसका मतलब है कि यहाँ पर अगर एसिडिटी का ऑर्डर आपसे पूछा जाए तो ये मिलेगा। समझ गए बच्चों, ये कौन सा एसिडिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे ज्यादा एसिडिक फॉर्मिक एसिड होगा एल्काइल ग्रुप के रिस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि ये जो ग्रुप्स हैं आप देख रहे हैं, ये जो ग्रुप है इनका प्लस आई इफेक्ट होता है और लगातार प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखें कि केवल एक प्लस आई है, यहाँ पर भी प्लस एक आई इफेक्ट है, यहाँ प्लस आई इंटू 2 है, यहाँ प्लस आई प्लस 3 ग्रुप्स हैं। तो इस तरह से डिक्रीज करेंगे ये एसिडिटी। यहाँ तक बात समझ गए। अब देखो दूसरा इफेक्ट अगर हम आ जाए कि ये है CH3COOH, फिर यहाँ पर आप Cl जोड़ दोगे एक, फिर 2 Cl की बात करें और यहाँ पर हम 3 Cl की बात करें तो इनका माइनस आई इफेक्ट है। समझ गए बच्चों, ये क्या है माइनस आई इफेक्ट, जबकि इसका क्या है प्लस आई इफेक्ट। तो यहाँ प्लस आई इफेक्ट ये डिक्रीज करेगा, यहाँ माइनस इफेक्ट 1 है, यहाँ माइनस आई इफेक्ट 2 है, यहाँ माइनस आई इफेक्ट 3 है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो एसिडिटी है वो क्या होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी माइनस आई इफेक्ट। तो इसका मतलब है इस तरह से आप देखेंगे कि दस एसिडिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज द नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस। तो यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट कितने ज्यादा ग्रुप्स हैं इसके कारण एसिडिटी को दिखाना है, आपको पहचानना है।
और देखो इसके अलावा आप जानते हैं कि एसिडिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रो नेगेटिविटी ऑफ एटम और ग्रुप। ओके, यहां देखो आप कि यहां पर मैं ले लूं CH3COOH, फिर यहां आयोडाइड ग्रुप लगा दें हम COOH, यहां ब्रोमाइड ग्रुप लगा दें CH2COOH, फिर यहां क्लोराइड ले लें CH2COOH, और यहां पर आप फ्लोरीन ले लें COOH। तो आप देख रहे हैं कि लगातार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है, तो एसिडिटी भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से भी इफेक्ट आता है। पोजीशन का देखो आप, ठीक है, पोजीशन का भी इफेक्ट आता है बच्चों। जैसे ये लिखा है CH3, मैं यहाँ पर CH2Cl लिख दूं, CH2COOH, अल्फा, बीटा एंड गामा। तो इससे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा CH3CHCl CH2COOH, ये बीटा पोजीशन। इससे ज्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा, जब ये अल्फा में पहुंच जाएगा Cl। तो इस तरह से पोजीशन जैसे जैसे -I इफेक्ट वाले ग्रुप की कहाँ पहुंचती जाती है, COOH के पास, तो भी एसिडिटी इसी तरह से चेंज होती है कि एसिडिटी जैसे जैसे -I इफेक्ट वाला ग्रुप इस COOH के पास पहुंच रहा है, एसिडिटी क्या होती जा रही है, इंक्रीज। लेकिन अगर हम इसकी बात करें कि यहाँ पर CH3 और यहाँ CH3 CH2COOH, तो इससे कम एसिडिक हो जाएगा CH3 CH2CH CH3COOH। क्यों? क्योंकि ये +I इफेक्ट वाले ग्रुप है। तो +I इफेक्ट वाले ग्रुप अगर COOH के पास आएंगे तो एसिडिटी डिक्रीज होगी, बट -I इफेक्ट वाले ग्रुप पास आएंगे तो इंक्रीज होगी। तो इस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड्स की जो एसिडिटी है वो इस तरह से इफेक्टेड होती है। ओके, कुछ रिएक्शंस में या कुछ ऐसे एसिड्स हैं उनके पीके लिख देता हूं, आप उनको भी जरूर देखिए। अब देखो बच्चों, ये कुछ डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखे हैं मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड्स के, और उनके बेस पर आप इनकी एसिडिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट में देखें तो ये है, सेकंड में देखो तो आप ये ज़्यादा एसिडिक होगा। जस्ट यहाँ पर आप कंपेयर कर लो, आप 2.6, 5.4, 1.4, तो ये इन दोनों से एसिडिक है। इसी तरह से ये कुछ और ऑर्डर हैं एसिडिटी के, ये ऑर्डर्स हैं, ये ऑर्डर्स हैं। यहाँ पर आप देखोगे sp2 और यहाँ पर क्या है sp3, तो इससे भी एसिडिटी, एल्केन, अमोनिया, एल्काइंस, अल्कोहल, एरोमेटिक, फिनॉल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इनकी एसिडिटी का ऑर्डर है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आते रहते हैं ये ऑर्डर। अब मैं 2-4 रिएक्शन लिख देता हूँ जो कि इनकी एसिडिक कैरेक्टर से रिलेटेड हैं। ओके, तो आप देखोगे रिएक्शंस ऑफ एसिडिक नेचर, समझिए बच्चों। तो आप देखोगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो हैं, चाहे वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो, इनके साथ भी सॉल्ट बनाते हैं, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस हो, स्ट्रॉन्ग बेस। कार्बोक्सिलिक एसिड वीक बेस के साथ भी क्या बनाते हैं, सॉल्ट, RCOO NH4 + H2, ये वीक बेस है। इसके अलावा कार्बोक्सिलिक ग्रुप सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ भी रिएक्शन करता है। आप देखोगे NaHCO3, ओके, यहाँ पर भी RCOO Na + H2O + CO2, ध्यान रखें ये जो CO2 है वो इस ग्रुप से आई है। इसके अलावा और भी कौन सी रिएक्शन हैं जो कि इसके एसिडिक नेचर से रिलेटेड हैं, जैसे कि RCOOH और Na से रिएक्शन हो या K से, तो RCOO Na या K + H2, ठीक है। RCOOH + RMGH से रिएक्शन देख लो तो भी यहाँ पर RH, ये वाला RH, ठीक है, + MgXOOR OOCR, ठीक है। इसी तरह से RCOOH + R-Li, तो भी R-H + ये बन जाएगा RCOOLi। ये सारी रिएक्शन किससे रिलेटेड है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के एसिडिक नेचर से। और भी है एस्टरिफिकेशन, आप देखोगे ना, एस्टरिफिकेशन
प्रोटॉन से रिलेटेड नहीं है। मैं आगे और भी बहुत सारे रिएक्शंस बताऊंगा जो कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप के एसिडिक नेचर से रिलेटेड हैं। तो ये सब रिएक्शंस तो यहाँ पर मैंने अभी सिर्फ एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स, उसकी एसिडिटी, उसको फैक्टर अफेक्टिंग बताई, उससे रिलेटेड कुछ रिएक्शंस बताए। अब जो नेक्स्ट वीडियो लूँगा उसमें हम बेंजोइक एसिड की एसिडिटी, उसके रिंग सब्स्टिट्यूएंट, इनकी एसिडिटी को ऑर्थो इफेक्ट, SIR इफेक्ट, इनके बेस पर डिस्कस करेंगे। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।